Okay, so hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal. As you all know that I would like to welcome all of you in the third session, in the third training session of the Youth Climate Negotiator Training, YCNT. And I am the Secretary STGs of the Burak Association, and along with this, I am playing my role as the co-founder for the Resilience and Adaptation. एंड चूंकि हमारी जो यूथ क्लाइमेट नेगोशिएटेड ट्रेनिंग है वो एक सक्सेसफुली तौर तरीके से चल रही है। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस, अगर हम पिछले दो सेशंस को दोहराना चाहें तो जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हमारे पास क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऑपरेट करती है एंड यूएनएफसीसीसी है क्या। हम लोगों ने यूएनएफसीसीसी के साथ कुछ हमारे पास जो 1972 से चले आ रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ले लें, वहां से लेकर अगर हम लोग यहाँ पे एट दी एंड 2015 तक आए तो हम लोगों ने उन कॉन्फ्रेंसेस की हिस्ट्री को देखा था। हम लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल को देखा था कि किस तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल बना था, हमारे पास पेरेंट प्रोटोकॉल फॉर द पेरिस एग्रीमेंट एंड देन हाउ पेरिस एग्रीमेंट रियली ब्रॉट दीज 17 एसडीजीज। हम लोगों ने उस चीज को देखा था एंड दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड बाय आवर फर्स्ट ट्रेनर डॉक्टर नजाकतुल हसनैन। अब अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे चलें तो कल हम लोगों ने एक और सेशन किया था जिसके अंदर हम लोगों ने जो उसको टाइटलाइज किया था वो ये किया था कि हमारा सेशन फोकस था ऑन एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन आवर कॉप। कि इफ यू आर गोइंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ डेलीगेट ऑफ लेट्स सपोज पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान के डेलीगेट के तौर पे कौन कौन से एक्टर्स और स्टेक होल्डर्स से वहां पे जाके मिल सकते हैं। सो हम लोगों ने उसको देखा था एंड जो हमारे पास ट्रेनर आए थे वो युगांडा से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से आए थे एंड दे बोथ वर रियली गुड एट दीज एंड लाइक उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी, उनका जो काम का सारा का सारी नॉलेज थी वो थी ऑन यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। एंड उन्होंने अपनी तरीके से जो उनके पास नॉलेज थी सारी की सारी, तो वो सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया था। एंड अब अगर हम लोग आज के बारे में बात करें, एंड कल भी फिर मैंने थोड़ा सा मजीद तस्करा किया था ऑन हम लोग किस तरीके से कॉप को समझते हैं कि हमारे पास ब्लू जोन की क्या अहमियत है, हमारे पास एक तरीके से ग्रीन जोन की क्या अहमियत है। एंड हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। और आज के दिन जो हमारे पास टॉपिक है फॉर दी आप कह रहे हैं ट्रेनिंग सेशन, तो उसके लिए जो हमारे पास टॉपिक है तो इट इज द थीमेटिक एरियाज। अगर मैं आपको वैसे बताना चलूँ थीमेटिक एरियाज, तो थीमेटिक एरियाज रियली ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे मौजूदात होते हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं एक आप कहने एक कॉप के अंदर। और एक कॉप जिसे मुराद ये नहीं है कि वो इन तीन यूएन एजेंसीज की हो सकती है, वो कॉप किसी भी यूएन एजेंसी की हो सकती है, वो कॉप लेट सपोज मरकरी के ऊपर हो सकती है, वो कॉप लेट सपोज मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तौर पे हो सकती है, वो कॉप लेट सपोज एक तरीके से हमारे पास टोबैको के ऊपर हो सकती है, जो कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस की एक और बॉडी है जो कि टोबैको के ऊपर भी कॉप करवा रही होती है। सो इट्स लाइक सोशल सेक्टर के ऊपर भी हमारे पास कॉप्स हो रही होती है एंड इन्वायरमेंट से भी, इन्वायरमेंट सेक्टर के अंदर भी हमारे पास कॉप्स लिंक्ड अप होती हैं। एंड अगर मैं आपको मजीद इसके आपको बताता चलूँ तो हमारे पास इन थीमेटिक एरियाज को वी हैव ब्रॉडली classified as into the top three secretariats. The first one is UNCBD, United Nations Convention on Biological Diversity, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली डील कर रहे होते हैं ऑन और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसके हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो है 26। एंड आप वो 26 टारगेट्स को प्रॉपर्ली मद्देनजर रखते हुए देख रहे होते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास आता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, एंड दैट इज द लोगो ऑफ यूएनएफसीसीसी इज इन द मिडल। और उसकी कॉपी भी हमारे पास चल रही है बेलम ब्राजील के अंदर। और फिर अभी हमारे पास आती है दी यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसके अंदर हमारा जो एक तरीके से गोल होता है वो ये होता है कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को खत्म कर सकें, हम लोग डिजर्टिफिकेशन से लड़ सकें और हम लोग ड्राउट रिजिलियंस के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएं, कि हम लोग ड्राउट रिजिलियंट कंट्री बन जाए, हम लोग ड्राउट रिजिलियंट नेशन बन जाए, या हम लोग ड्राउट रिजिलियंट सिटी या स्टेट बन जाए। सो दिस इज और फोकस इन दी यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी एंड यूएनएफसीसीसी के अंदर हम लोग क्लाइमेट चेंज को देख रहे होते हैं एंड कार्बन एमिशंस के ऊपर हमारा बेसिकली फोकस होता है। तो अब अगर हम लोग इसको स्टार्ट करना चाहिए कि किस तरीके से थीमेटिक एरियाज ऑपरेशनलाइज होते हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड अगर आप लोगों को कोई भी सवाल होगा तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आप लोग बीच में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट की समझ नहीं आ रही। एंड आप लोग अपार्ट फ्रॉम आस्किंग इन द मिडल ऑफ द सेशन, आप लोग एट द एंड भी पूछ सकते हैं। सो आई वुड हाईली need your focus to understand thematic areas.
क्योंकि हर कॉप के अंदर, चाहे वो यूएनसीबीडी की हो, चाहे वो यूएनसीसीडी की हो, चाहे वो यूएनएफसीसी की हो, तो उसके अंदर हमारे पास हर कॉप के अंदर कोशिश ये की जा रही होती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि वो न्यू से न्यू थीमेटिक एरियाज को मुतारिफ करवाएं। लाइक अगर हम बात करें यूएन एफ ट्रिपल सी कॉप 29 की, तो उसके अंदर हमारे पास इस कॉप के मध्य मुकाबिल कम थीमेटिक एरियाज थे। यूएन कॉप 28 जो कि भी हमारे पास यूएई दुबई के अंदर हुई थी, उसके अंदर हमारे पास कम थीमेटिक एरियाज थे एज कम्पेयर टू यूएन एफ ट्रिपल सी कॉप 29। अच्छा, तो अब अगर हम बात करना चाहें तो हम बात करेंगे ऑन द वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ थीमेटिक एरियाज कि थीमेटिक एरियाज होते क्या क्या है। कि अगर हम लोग थीमेटिक एरियाज के बारे में बात करना चाहते हैं तो इनका बेसिकली मकसद क्या होता है। थीमेटिक एरियाज हमारे पास कॉप के अंदर एक कॉप का हार्ट होते हैं। हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट यूजुअली कॉप को स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते हैं। जो हमारे पास सेक्रेटेरिएट्स होते हैं वो यूजुअली कॉप की प्रोसीडिंग्स को नोट डाउन कर रहे होते हैं। सेक्रेटेरिएट ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं अलॉन्ग विद द कॉप की प्रेसिडेंसी कि वो एक कॉप को सक्सेसफुल बना पाए। लेकिन अब ये जो थीमेटिक एरियाज होते हैं, थीमेटिक एरियाज बेसिकली काम क्या करते हैं। सो थीमेटिक एरियाज हमारे पास वो एरियाज होते हैं जो कि स्पेसिफिकली और क्रॉस कटिंग टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे होते हैं पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब ये जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं ये डिफरेंट मौजूआत के ऊपर हो सकते हैं, डिफरेंट आप कह लें टॉपिक्स को के ऊपर अपनी सराउंडिंग को लेके चल सकते हैं। अब एक जो हमारे पास थीमेटिक एरिया के अंदर एक प्रोग्राम होगा, थीमेटिक प्रोग्राम होगा, वो डिजाइन इसलिए होता है कि उसके अंदर हमारे पास डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो। हमारे पास उस थीमेटिक की एरिया की कॉप के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए, हमारे साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इंटरेक्ट करें, हम लोग एक तरीके से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ आगे बढ़ पाए। ये होता है एक थीमेटिक एरिया का फोकस। अब अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स की, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। बिकॉज एक थीमेटिक एरिया कुछ स्टेक होल्डर्स के ऊपर नहीं बना होता है। एक थीमेटिक एरिया के अंदर हमारे पास डाइवर्सिटी होती है स्टेक होल्डर्स की। एक थीमेटिक एरिया के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली ये होते हैं तमाम लेवल की गवर्नमेंट्स, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे रीजनल गवर्नमेंट हो, या चाहे आपकी नेशनल गवर्नमेंट हो। आपकी यूथ लेड बॉडीज होती हैं, आपकी यूथ की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यूथ की सोसाइटीज होती हैं, इवन आपकी यूनिवर्सिटीज की सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज खुद भेजती हैं अपने स्टूडेंट्स को एज देयर डेलीगेट्स। और इसके अंदर फिर आपका बिजनेस सेक्टर इन्वॉल्व होता है, आपका इन्वेस्टर, आपका जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर होता है, आपका जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और आपकी सिविल सोसाइटी सीएसओज, आपकी वो वाली ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं। एंड फ्रंट लाइन कम्युनिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। बाय फ्रंट लाइन कम्युनिटीज आई मीन टू से दोज कम्युनिटीज जो कि बिल वास्ता या बिला वास्ता क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल आप कह लें डिस्ट्रक्शन, आपकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आपके डेजर्टिफिकेशन वगैरह का शिकार हो रही हैं, तो वो सारी की सारी कम्युनिटीज इसका शिकार इसके अंदर आप कह लें पार्ट लेती हैं, अपने वो राइट्स को उजागर कर रहे होते हैं। इसके अंदर फिर आपके इंडिजिनियस कम्युनिटीज आते हैं, आपके ट्राइब्स आते हैं, एंड इसके अंदर फिर आपकी फार्मर कम्युनिटीज आती हैं, आपकी वुमेन बॉडीज आती हैं, आपकी जेंडर के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं वो लोग आते हैं। इसके अंदर फिर अपार्ट फ्रॉम सेइंग यूथ, क्योंकि यूथ के अंदर हमारे पास यूजुअली लोग आते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू 35, 33 और 30। मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर हमारे पास इन क्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन को भी देखा जाता है। मैं आपको वैसे बताऊं तो इसके अंदर लाइक यू इफ यू विल बी गोइंग इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कमिंग कॉप्स, तो इसके इन लॉर्ड्स ऑफ कॉप्स यू विल बी सीइंग चिल्ड्रन ऑफ 11 इयर्स, 12 इयर्स, 13 इयर्स, 14 इयर्स, एंड वो भी एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके अपने चिल्ड्रन बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड दैट इज रियली अ गुड थिंग फॉर देम, एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर देयर कंट्री एज वेल एंड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दैट नेशन एज वेल। और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास वो सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं, थीमेटिक एरियाज, थीमेटिक बॉडीज जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक की रिस्पॉन्स को। एंड ग्लोबल स्टॉक टेक हमारे पास वो एक तरीके से रिपोर्ट होती है जिसके अंदर यूजुअली कंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी आप कह लें अपने निगोशिएशंस को प्रॉपरली डाल देते हैं कि यस दिस इज अबाउट और एम। हम लोग प्लेज करते हैं कि हम लोग विद इन 5 years
इतना कम कर लेंगे टेम्परेचर, इतनी कार्बन एमिशंस कम कर लेंगे, एक कंट्री इतनी परसेंटेज कम कर लेगा, एंड हम फिर ग्लोबल स्टॉक टेक की रिपोर्ट के ऊपर चल रहे होते हैं। एंड फिर ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर फिर हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारी जो दुनिया है वो क्लाइमेट एक्शन के लिए स्टैंड ऑन करती है, क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करती है, अपने क्लाइमेट एक्शन से लड़ती है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारी दुनिया मुताबिक करवा रही है, कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट कर रही हैं, फिर वो गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर। फिर वो एक तरीके से एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं ताकि सॉल्यूशंस को लेकर आ सके। अब सॉल्यूशंस को लेकर क्यों आना होता है? क्योंकि हमारे पास अब रह गए 5 साल। हमारे पास जितने भी हम लोगों ने काम किया हुआ था, जितने भी हम लोगों ने टारगेट्स बनाए हुए थे, वो बनाए हुए थे टिल 2030, एंड ये चल रहे थे फ्रॉम 2015 टू 2030। हमारे पास 15 साल थे, एंड 10 साल गुजर चुके हैं, 5 साल मजीद रह गए, एंड 5 साल के अंदर अंदर वी हैव टू सिक्योर अ गुड थिंग। एंड 2030 के बाद फिर हमारे हमारे पास जो टारगेट्स बनेंगे, जो टारगेट्स हम लोग काम करेंगे, जिनके ऊपर वो एक तरीके से हम लोग काम करेंगे ऑन टिल द ईयर ऑफ 2050। अब मैं आपको बता दूं कि एक सवाल आप कह लें, एक सवाल आता है कि 2030 के बाद हमारे पास क्या होगा, क्योंकि 2030 के बाद हमारे पास एसडीजीज नहीं होंगे। तो व्हाट इज द फ्यूचर? मैं आपको बता दूं कि आई वाज डूइंग द स्टडी, आई वाज रीडिंग सम आर्टिकल्स यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट के ऊपर, एंड यूनाइटेड नेशंस ने खुद ब खुद लिखा हुआ है कि वी हैव स्टार्टेड टू promote initiatives, we have started to launch some initiatives since 2024 लास्ट ईयर से। एंड वो इनिशिएटिव्स हमें मदद देंगे 2030 के बाद कि हम लोग अपने फ्यूचर को प्रॉपरली कह लें शेप डाउन कर सके, हम लोग अपने फ्यूचर के लिए जो हमारे पास गोल्स आ रहे हैं हम उनको पिन डाउन कर सके। एंड उन्होंने उसी आर्टिकल के अंदर एक एग्जांपल दी थी, पैक्ट फॉर द फ्यूचर। हमारे पास एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का, पैक्ट फॉर द फ्यूचर के नाम से उन्होंने एक इनिशिएटिव ओपन किया है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था हमारे पास, एंड वो यूनाइटेड नेशंस को एक तरीके से हेल्प आउट करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई गेस जो हमारे पास 17 एसडीजीज हैं, वो यूनाइटेड नेशंस जिस तरीके से हमारे पास पहले एमडीजीज थे, मल्टी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास टोटल 8 थे। फिर हमारे पास मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स जब बंद हुए थे 2015 के अंदर, हमारे पास एसडीजीज आए थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आई गेस कि 2030 के बाद हमारे पास इन्हीं एसडीजीज को थोड़ा सा शायद मॉडिफाई कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, एंड कुछ मजीद एसडीजीज की इसके अंदर इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी। एंड देन हमारे पास फिर एक न्यू टर्म के साथ कुछ हमारे पास एसडीजीज के नाम चेंज होंगे, एंड कुछ हमारे पास न्यू एडिशन होगी, तो हमारे पास 2050 तक के लिए गोल्स बन जाएंगे। एंड हमारे पास फिर कहेंगे कि वी हैव 20 ईयर्स टू अचीव दीज गोल्स, एंड फिर हमारे पास यूनाइटेड नेशंस की वही एनुअल रिपोर्ट्स आएंगी रिगार्डिंग दोज गोल्स जो हम लोगों को फुलफिल करने होंगे। तो ये मैं आपको कहने का मकसद आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये थीमेटिक एरियाज बनते क्यों हैं, इनका काम क्या होता है। और फिर एक तरीके से आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इफ यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि प्रेसिडेंसी का क्या रोल होता है, प्रेसिडेंसी क्यों बनाई जाती है COP30 की। हम लोगों ने कल भी बात की थी कि हाउ अ प्रेसिडेंसी यूजुअली शेप्स द फ्यूचर ऑफ द कमिंग कॉप्स, हाउ द प्रेसिडेंसी यूजुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द करंट कॉप एज अ सक्सेसफुल कॉप। तो हम लोगों ने देखा कि COP26 हमारे पास हुई थी ग्लासगो के अंदर, COP27 हमारे पास हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, COP28 हमारे पास हुई थी दुबई यूएई के अंदर, COP29 हुई थी हमारे पास अजरबैजान बाकू के अंदर, एंड COP30 हमारे पास जो हो रही है वो हो रही है बेलम ब्राजील के अंदर। अब जो हमारे पास कॉप की
Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Sir Daniel will join us shortly. There's some problem in his system. तब तक के लिए आप लोग काइंडली अपने ओपिनियंस बताएं कॉप से रिलेटेड कि इस पूरी ट्रेनिंग से आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है और इन फ्यूचर आप लोग का क्या प्लान है. यू जस्ट रेज योर हैंड एंड देन आई नेम यू. गाइज वी हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग आपस में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रखें या आप लोग अपने ओपिनियन हमें कॉप के बारे में बताएं जब तक सर दानियाल नहीं आते. ही विल जॉइन यू नो इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो अदरवाइज मैं नेम कॉल आउट कर लेती हूँ. Guys, am I audible to all of you or not? Okay, so we have Samreen here. Samreen, आपको आवाज आ रही है? Are you there? Um, Hello, am I audible? Yes, you are audible. Yes. So, sorry, I was not like really listening because I was doing something else. What were you asking? आई वाज आस्किंग कि आपका क्या ओपिनियन है कॉप से रिलेटेड और अभी तक की जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें आपको क्या समझ आया है. लाइक व्हाट आर योर इंटरेस्ट इन कॉप एंड ओवरऑल इन यूएनएफसीसी. This is actually my first session. I have not attended the last two, so I don't know what we discussed. But I am actually working on thematic areas, water, about water, and about I'm actually searching for updates right now about on Dawn. So I have not yet collected any data. Okay, we wish you best of luck with your research. And now we have, if I'm not wrong, Jahzeeb. Jahzeeb, are you there? I guess हमारे साथ जहज़ीब नहीं है. Okay, you are here. I think you cannot speak right now. So next we have Junaid. Junaid, are you there? जी जी अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम. जुनैद, कैसे हैं आप और आपका क्या ओपिनियन है अभी तक की ट्रेनिंग में और लाइक क्या आपने सीखा है अभी तक यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। दोनों ट्रेनिंग बड़ी अच्छी शुरू वाली रही। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन थी, एटलीस्ट मेरे लिए तो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन थी। कुछ काफ़ी सारी ऐसे टर्मिनोलॉजीज, ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशंस की जिनके बारे में मुझे मतलब कि आई हैड नो इंफॉर्मेशन इस सेशन से पहले। आई हैव नोटेड डाउन देम और उनकी वर्किंग को भी मैंने कल वाली सेशन के अंदर समझा। मेरा जो एम था इस सेशंस को खास तौर पे करने के लिए, लेने के लिए, वो ये था कि मैं अपने आप को इस काबिल कर लूँ कि मुझे मालूम हो जाए कि विच ऑर्गेनाइजेशन और विच प्लेटफॉर्म ऑफ यूएन और विच कह लें कि एनजीओ जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं या बाहर जो काम हो रहा है उनके बारे में मुझे नॉलेज हो जाए और मुझे ये मालूम हो जाए कि मैंने उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। और जो क्लाइमेट से रिलेटेड काम हो रहा है, कॉप के बाद पोस्ट होगा या प्री कॉप जितना भी काम हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसके बारे में नॉलेज ऐसे आए कि सो दैट मैं एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी के लिए मतलब कि स्पेसिफिकली और फिर अपने थोड़ा सा वाइडर में अगर आ जाऊँ तो एरिया के लिए पंजाब जिस तरह हो गया या अपने पाकिस्तान के लिए, पूरे कंट्री के लिए
मैं किस तरीके से अपने आप को यूजफुली जो है उसके अंदर यूटिलाइज कर सकूं और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके से बिल्ड करके लोगों को अपने साथ प्लेटफॉर्म के साथ मिला के जो यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट के ऊपर जितनी वर्किंग हो रही है एसडीजीज से रिलेटेड क्लाइमेट के ऊपर खास तौर के ऊपर, तो उसके अंदर मैं अपने आप को किस तरह अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ। आल्दो के आई नो के यूनिवर्सिटीज के अंदर और बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है, काफी ज्यादा काम कर रही है। शायद अभी कुछ अरसे में ही यहाँ पर ज्यादा काम होना शुरू है, इसलिए हमें उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस इम्पैक्ट के अंदर अपना रोल प्ले करने के लिए बेसिकली मैं ट्रेनिंग लेना चाह रहा था कि इन सेशन से मुझे नॉलेज ज्यादा से ज्यादा आए और मैं फिर प्रैक्टिकली जो है वो काम कर सकूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जुनेद फॉर योर वर्ड्स। और बिल्कुल आपकी डेडिकेशन और विजन बिल्कुल ठीक है, और बुराक इसीलिए आप जैसे स्टूडेंट्स को और जो हमारे लीडर्स हैं उनको आगे लेकर आते हैं ताकि हम लोग क्लाइमेट से रिलेटेड काम कर सकें। सो वी हैव दानियाल सर विद अस, सो ओवर टू यू दानियाल सर। Thank you so much, Mosma. Thank you so much. And I'm so sorry, guys. I have to leave in the middle. क्योंकि आप अगर चाइना में आएंगे तो चाइना के अंदर आपको ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। माई VPN गॉट रियली इन अ बैड सिचुएशन। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा टीम एंड पार्टिसिपेंट्स कि हम लोग कहाँ पे थे, एंड देन वी कैन स्टार्ट। टीम हम लोग इस स्लाइड पे थे या पिछली स्लाइड पे थे? We were sir, actually discussing about the thematic areas, थीमेटिक एरियाज the introduction, I think. ओके, हम इस स्लाइड पे नहीं थे इसका मतलब, इफ आई एम राइट। सर हमने इसी को स्टार्ट किया था, प्रेसिडेंसी ऑफ UNFCCC Okay. COP30। हम इसी को दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको वैसे बताना चाहूँ तो हमारे पास इस साल की जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास ब्राज़ील के अंदर आई है, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को दी है, एंड वो भी उनके नामवर प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा। तो जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कहा था क्लाइमेट डिनायर्स को उन्होंने प्रॉपर्ली डिनाई किया था। इन्होंने कहा था कि वी विल नॉट सपोर्ट एनी सॉर्ट ऑफ या एनी पर्सन हु इज डिनाइंग कि क्लाइमेट चेंज हमारे पास हो रहा है। एंड उन्होंने ये जो आपके कह रहे हैं वर्ड्स थे, ये वर्ड्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ थे, क्योंकि he thinks कि climate change is not happening, and if climate change is happening, it is happening in a natural process, and it will happen at a very slow rate, not as compared to the current pace in which we are moving. और अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोबारा से इस COP30 के अंदर, तो COP30 के अंदर हम लोगों ने UNFCCC यूजली आप कह रहे हैं होस्ट करती है COP को विद द होस्ट कंट्री। अब अगर हम बात करें तो COP30 की जो प्रेसिडेंसी है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये जो हमारे पास थीमेटिक डेज आएंगे, हम लोग जिनको थीमेटिक एरियाज के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, ये कैलेंडर हमारे पास UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 30 के लिए 12 दिनों का होगा। और मैं आपको कैलेंडर इसका जो है वो आगे भी दिखाऊंगा। एंड उनका मकसद ये था कि ये वाला जो हम लोग कैलेंडर बनाएंगे, ये वाले जो हम लोग थीमेटिक एरियाज को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हर साल एक तरीके से एक कैटलिस्ट के तौर पे साबित करेंगे। अब एक कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पूरे रिएक्शन को स्पीड अप करता है, जिसका जो रोल है वो ये होता है कि हम लोग एक तरीके से रोबस्ट फ्रेमवर्क के अंदर रहकर अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाए। एंड उनका मानना ये है COP30 प्रेसिडेंसी का कि जो हमारे पास जो हम लोगों ने प्लान बनाया था जिसके अंदर हमारे पास मोर देन 30 थीमेटिक एरियाज हैं, ये थीमेटिक एरियाज हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पर ऐड करेंगे कि हम लोग अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सके इम्प्लीमेंटेशन के जुमरे के अंदर और इंक्लूजन के जुमरे के अंदर। एंड बाय इंक्लूजन आई मीन टू से कि हम लोग किसी को भी हम लोग पीछे ना छोड़ें, वी शेल लीव नो वन बिहाइंड। और इसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं इंक्लूजन की भी और इक्विटी की भी, कि हम लोग इंक्लूजन को भी देखें और इक्वालिटी को भी देखें। और ये वाले जो पूरा प्रोग्राम था, जो COP30 प्रेसिडेंसी उन्होंने डिसाइड किया था, इसके अंदर हम लोग 30 से ज़्यादा थीमेटिक एरियाज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हर साल एक तरीके से हमारे पास हर COP के अंदर कोशिश ये की जा रही होती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए थीमेटिक एरिया को इंट्रोड्यूस करवा सकें, ताकि हमारा जो COP का पूरी सक्सेस है वो डाइवर्स हो सके, वो फैल सके, कि हम लोग पिछली COPs के भी पॉलिसीज को एक तरीके से देख सकें कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, और हम लोग इस COP के अंदर जो नई पॉलिसीज बन रही हैं हम उसको भी देख सकें कि हाँ एक साल के अंदर, आने वाले एक साल के अंदर हम क्या क्या अचीव कर पाएंगे।
तो ये भी हमारा मकसद होता है। और ये भी कहा जाता है कि जब ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है हमारे पास, ये ऑफर कर रहा होता है एक क्लियर एंट्री पॉइंट। अब ये जो क्लियर एंट्री पॉइंट ऑफर कर रहा होता है, ये ऑफर कर रहा होता है तमाम ऐसे ग्लोबल एक्टर्स को जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं रियल वर्ल्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस के लिए। अब जो रियल वर्ल्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे पास, वो हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, in terms of technology, in terms of business sector, in terms of agriculture sector, in terms of education, in terms of आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं, in terms of आपके एनर्जी सेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि अभी हमारे पास है, in terms of आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ले लें बेशक, या इन टर्म्स ऑफ साइंस का जो सेक्टर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये रियल वर्ल्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस की तरफ हमारा ध्यान लेके जा रहे होते हैं। एंड ये जो हमारे पास थीमेटिक एरियाज आपके लिए डिजाइन किए जा रहे होते हैं, ये इस इंटेंशन के साथ किए जा रहे होते हैं कि हम लोग एक तरीके से जीएसटी रिपोर्ट की आउटकम्स को एड्रेस करेंगे। फर्स्ट जो ग्लोबल स्टॉक टेक थी हमारे पास रिपोर्ट, और हर दिन जो है वो एक तरीके से इन्वाइट करता है कोलेबरेशंस को, चाहे वो हमारे पास गवर्नमेंट्स के दरमियान में कोलेबरेशन हो, चाहे वो हमारे पास आईजीओज, एनजीओज और गवर्नमेंट्स के दरमियान में कोलेबरेशन हो, चाहे वो हमारे पास यूथ बॉडीज और एक तरीके से आईजीओज के दरमियान में कोलेबरेशन हो। मतलब कि दो या दो से ज्यादा बॉडीज के अंदर, दो या दो से ज्यादा एक्टर्स के दरमियान में जो हमारे पास कोलेबरेशन होगी, ये उसको फॉस्टर करता है, उसकी नशोनुमा करता है, उसको फ्रोग देता है कि ये ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि एक तरीके से ये जो हमारे पास एक इंटर जनरेशनल डायलॉग है उसको भी प्रमोट करे। और इसके अंदर हम लोग ये ना देखें कि सिर्फ और सिर्फ कुछ बॉर्डर्स के दरमियान में है, कुछ सेक्टर्स के दरमियान में है, बल्कि इसके अंदर हमारे पास इंक्लूसिविटी है। और ये जो हमारे पास प्रोग्राम हो रहे होते हैं, ये इस बने ही इस नौयत के होते हैं कि ये पूरे के पूरे कॉप के स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर सके। कि हम जो पहले कॉप का स्ट्रक्चर था पहले, कि ये सिर्फ और सिर्फ एज अ नेगोशिएशन फॉरम है हमारे पास, उस स्ट्रक्चर को ये चेंज करे एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर जो डिलीवर कर सके, जो आपको इनोवेशन की तरफ रागिब कर सके, और जो पार्टनरशिप्स को फॉस्टर करे कि आप पार्टनरशिप करो, चाहे आप एक चिल्ड्रन की ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर कर रहे हो, चाहे आप यूथ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर कर रहे हो, चाहे आप वुमेन के साथ, वुमेन सेक्टर के साथ पार्टनर कर रहे हो, चाहे आप फार्मर्स के साथ पार्टनर कर रहे हो, या इंडिजिनियस कम्युनिटीज। और ये जो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है हमारे पास कॉप 30 के अंदर भी और पिछली तमाम कॉप्स के अंदर भी, ये सारी की सारी होती है दोनों जोन्स के अंदर, खा वो हमारे पास ब्लू जोन हो, खा वो हमारे पास ग्रीन जोन हो। और ये सारे के सारे जो हमारे पास थीमेटिक डेज होती हैं, थीमेटिक एरियाज होते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बोल्ड इन्विटेशन को, एक ऐसा इन्विटेशन जिसके अंदर हम लोग कह रहे होते हैं कि पूरी दुनिया आए उस होस्ट कंट्री के सिटी के अंदर, वो होस्ट कंट्री की सिटी के अंदर वो पूरी दुनिया आए, वो अपने अपने कंसर्न्स को पेश करे आगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करे, आपस में एक दूसरे को बताए कि आप लोग क्या सीख सकते हो हमसे, हम क्या सीख सकते हैं आपसे, हम आप हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, मनी रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, आप कह लें एकेडमिकल रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ एनी रिसोर्स, और हम आपको किस तरीके से पे बैक कर सकते हैं। और एक तरीके से आप सारे के सारे एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करके पूरे के पूरे फ्यूचर को शेप अप कर सको। और हर दिन जो हम लोग कॉप 30 के अंदर या पिछली तमाम कॉप्स के अंदर थीमेटिक डेज के तौर पर मनाते हैं, उसका मकसद ही ये होता है कि ये कनेक्ट कर सके नेगोशिएशंस को रियल वर्ल्ड के अंदर आपके रियल टाइम इम्पैक्ट के साथ। कि आप जो भी एक नेगोशिएशन करोगे, जो भी आप एक न्यू कॉल बनाओगे, जो भी आप एक पॉलिसी बनाओगे, जो भी आप एक तरीके से डिक्लेरेशन को पास करोगे, वो रियल वर्ल्ड टाइम के अंदर, रियल वर्ल्ड डाटा के अंदर किस तरीके से चेंज लेकर आ रहा है, ये इन कॉप्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट्स की, क्योंकि वो होते हैं होते हैं एज बॉडीज जो कि इन चीजों को पास कर रहे होते हैं। एंड यही चीज को पूरा करने के लिए कॉप्स जो होती हैं वो प्लेटफॉर्म को ऑफर कर रही होती है, जहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन करके इक्विटी को फैलाकर और एक तरीके से इंक्लूसिविटी को फैलाकर आप अर्जेंसी को मीट करते हो, कि आप पूरी दुनिया को बताते हो कि क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको प्रॉपरली मीट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा एक तरीके से अर्जेंट बन चुका है। इट शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, एंड वी शुड बी डीलिंग विद ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड क्लाइमेट चेंज। और कॉप 30 के अंदर फिर हमारे पास एक तरीके से ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ एम्बेसडर आंद्रे, जो कह रहे थे कॉप 30 के प्रेसिडेंट डेजिग्नेट थे, उन्होंने कहा था कि कॉप 30 हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक्सपीरियंसेस को लाइव रहकर जी सकते हो, एंड आप उन एक्सपीरियंसेस को एक तरीके से ट्रांसलेट करोगे अपने कंट्रीज के अंदर जाके, अपने रीजन्स के अंदर जाके, एज ए फॉर्म ऑफ, एज ए सॉर्ट ऑफ अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन, कि आप ये बताओगे कॉप 30 के अंदर ये चीजें हुई हैं, ये पास ऑन हुआ है, एंड नाउ वी शुड एक्ट, इट इज आवर टाइम टू एक्ट, हम लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए।
एंड उनका कहने का मकसद ये था कि बेसिकली यू आर द फोर्स बिहाइंड ऑल द चेंजेस, कि आपके लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं हम वो मेहनत करेंगे, लेकिन यस यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट दोज चेंजेस इन योर कंट्री। आपको अपनी कम्युनिटी को आगाह करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उनके बिहेवियरल चेंज को चेंज करना पड़ेगा, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनके साथ आप कह रहे काम करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और जो UNFCCC का प्लान ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि हर प्रेसिडेंसी जो है कॉप की, चाहे वो हमारे पास COP28 की प्रेसिडेंसी हो, चाहे COP29 की हो, COP27 या COP30 की प्रेसिडेंसी हो, वो उनका मकसद ये होता है कि वो गवर्नमेंट्स को बुलाएं, वो क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, ताकि वो एक तरीके से एक्शन ले सकें चार जगहों, 4 एरियाज के अंदर। कि एक कि उन्होंने फास्ट ट्रैक करनी है एनर्जी प्रोसेस को, उन्होंने फेज आउट करना है या फेज डाउन करना है फॉसिल फ्यूल्स को, और उन्होंने ट्रांजिशन करनी टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फिर दूसरा ये होता है कि उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के सेक्टर को मजबूत करना है, उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के सेक्टर के अंदर न्यू से न्यू चीजें वो लेकर आना है, न्यू से न्यू एक तरीके से डील्स को मुतारिफ करवाना है, और न्यू रोड मैप्स को मुतारिफ करवाना है, जो कि पहले एक था हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकू टू बेलिम टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का रोड मैप, जिसका नाम है बाकू टू बेलिम टू 1.3। और फिर उन्होंने उनका ये जो थर्ड मकसद है वो ये है कि वो फोकस कर सके नेचर को, पीपल को, लाइफ को और लाइवलीहुड्स को। एंड ये सब कुछ किस तरीके से होता है, ये होता है थ्रू मेनली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर नेचर खुद ब खुद अपने तौर तरीके से बैलेंस आउट कर रही होती है हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स को, बट इट टेक्स टाइम। और जो प्लान ऑफ एक्शन का लास्ट पॉइंट है, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फुल इंक्लूसिविटी। कि इसके अंदर आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, अकाउंटेबिलिटी दिखानी है, आपने तमाम लोगों को इंक्लूड करना है, आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना है, एंड तमाम लोग साझी हैं, तमाम लोग बराबर हैं, कोई भी एक दूसरे पे बर्तरी नहीं रखता। आपको अगर अपनी बात मनवानी है तो आप वो दलाइल दो, वो लॉजिकल पॉइंट्स दो कि दूसरे सामने वाला भी उन पॉइंट्स के ऊपर कहे कि यस दिस थिंग इज हैपनिंग, आई टोटली एग्री विद यू, एंड लेट्स मेक अ पॉलिसी। अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम कि अगर मैं दोबारा से लेट्स सपोज इस टीम मीटिंग से निकलता हूं तो यू शुड इन्फॉर्म मी इन द ग्रुप बहुत ही अर्जेंट तौर पे, क्योंकि मुझे नहीं पता होता, बिकॉज आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द स्लाइड्स, सो यू हैव टू टेक्स्ट मी। अगर अब हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ थीमेटिक एरियाज की, तो हमारे पास जो थीमेटिक एरियाज हमारे पास आते हैं किसी भी कॉप के अंदर, चाहे हम लोग देख रहे होते हैं COP27 से, क्योंकि बेसिकली आई स्टार्टेड फॉलोइंग द कॉप्स फ्रॉम COP27, जो कि हमारे पास इजिप्ट शर्म शेख के अंदर हुई थी। मेरी क्लाइमेट जर्नी का आगाज वहीं से हुआ था, सो दैट्स व्हाई आई यूजुअली टॉक थ्रू द COP27। तो अगर मैं बात करूं थीमेटिक एरियाज की, तो जो थीमेटिक एरियाज हमारे पास बनते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक तरीके से एक कॉप को पूरा का पूरा बनाते हैं, वो 5 to 6 पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। कि उनके ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो 5 to 6 उसके की पॉइंट्स हैं। एक जो होता है वो ये है कि उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कि इश्यूज को वो कंसीडर करे, एक्शनेबल एक्टिविटीज हो या प्रोग्राम्स हो, आप एक तरीके से इंप्लीमेंट करो और मॉनिटर करो फ्रेमवर्क्स को, और क्रॉस कटिंग थीम्स होनी चाहिए। ये 5 की कंपोनेंट्स हैं जो कि थीमेटिक एरिया को प्रॉपर्ली थीमेटिक एरिया के तौर पे मुतारिफ करवाते हैं एक कॉप के अंदर। अब अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लें, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप मुतारिफ करवा रहे होते हो कि ये जो थीमेटिक एरिया, लेट्स सपोज एनर्जी, तो इसके अंदर आपका क्या क्लियर विजन होना चाहिए आपका, आप इसके अंदर अपने इंट्रोड्यूस करो स्पेसिफिक एम्स को, कि लेट्स सपोज आपका विजन है कि आपने ट्रांजिशन करना है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल सोर्सेज। अब आपका क्या स्पेसिफिक एम होना चाहिए, आपका स्पेसिफिक एम ये होना चाहिए कि हर कंट्री अगले आने वाले साल के लिए 5% लेस फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करेगा, या फिर एक स्पेसिफिक एम है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस एम को अचीव करने के लिए हेल्प एक दूसरे से ले सकती है इस एनर्जी के सेक्टर के अंदर रहकर। ये हो गया आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का एक एग्जांपल, कि इस अगर हमने एक थीमेटिक एरिया को समझना है, क्योंकि थीमेटिक एरिया के अंदर हमारे पास एनर्जी थीमेटिक एरिया के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीमेटिक एरिया। अब अगर हम बात करें की इश्यूज फॉर कंसिडरेशन को, तो इसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर, और फिर इन चैलेंजेस से, इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, आप उसको एड्रेस कर रहे होते हो थ्रू किस तरीके से, कि आप एक तरीके से एफर्ट्स को शेयर कर रहे होते हो, आप एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात कर रहे होते हो, और आप एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर डिक्लेरेशंस को, पॉलिसीज को ड्राफ्ट कर रहे होते हो। और ये जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो चैलेंजेस हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि लेट्स जस्ट स्टार्ट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस
we can use coal, but let's just start phasing down the fossil fuels from the sector of oil and natural gas. अच्छा, अब अगर हमारे पास ऑयल एंड नेचुरल गैस से हम लोग फेज आउट कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमें ग्रीन जॉब्स को मुताबिक करवाना पड़ेगा। अब ग्रीन जॉब्स को मुताबिक करवाना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली साइड के ऊपर हम लोग इसको हमारे जॉब्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास नेचुरल गैस और ऑयल के अंदर पहले से इंजीनियर्स मौजूद थे, हम उनको किसी और जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि उनकी भी स्किल्स आप कह लें डाई आउट ना हो जाए। आपको इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होता है क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटीज देनी होती है, आपने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करना है इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखने के साथ साथ। उसके बाद आप मुताबिक करवाते हो एक्शनेबल एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स, इसके अंदर आप स्टेप्स ले रहे होते हो, इसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स को मुताबिक करवा रहे हो, तो इसके अंदर आप अपने वर्क प्रोग्राम्स को डिजाइन कर रहे होते हो कि आप इंप्लीमेंट करो अपने नेशनल गवर्नमेंट्स के लेवल के ऊपर, आप इंप्लीमेंट कर सको अपने स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर। मतलब कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी आपकी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, लेट्स सपोज इट इज आपकी नॉन स्टेट एक्टर के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, चले मैं आपको नॉन स्टेट एक्टर के अंदर आपकी एग्जांपल देता हूँ SDPI की। SDPI हमारे पास एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट के अंदर एक अकलीदी बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है रिसर्च सेक्टर के अंदर, रिसर्च साइट के ऊपर, एकेडमिया के अंदर। तो बेसिकली नॉन स्टेट सेक्टर के अंदर जब SDPI के प्रोफेशनल जाते हैं कॉप्स के अंदर, तो वो ये कहते हैं, वो आपस में बाकी गवर्नमेंट्स के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रोजेक्ट्स करके आते हैं, फिर वो इधर आकर अपने SDPI वाले लेवल के अंदर रहकर अपने अपने लोगों को, जो उनके पास जितने एरिया ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको ये वाले प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं, उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाते हैं कि आपने इस तरीके से अपनी रिसर्च साइट करनी है, एंड देन वो अपनी रिसर्च पॉलिसीज को, रिसर्च रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं। ये मैं आपको वैसे थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। एंड बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आ जाती हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास आ सकती हैं आपकी CSO बॉडी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या आपकी यूथ एड ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके अंदर फिर हमारे पास आपका एकेडमिया सेक्टर भी आ जाता है एक्शनेबल एक्टिविटीज वाली साइड के ऊपर। और अगर आपने नेशनल गवर्नमेंट्स के थ्रू लेकर आप लोग आना चाहते हैं, अपने स्टेप्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो नेशनल गवर्नमेंट्स के अंदर आप अपनी मिनिस्ट्रीज के थ्रू इसको लॉन्च करवाते हैं। चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन हो जाए, चाहे वो, अगर इस साल तो हमारे पास पाकिस्तान से बहुत कम लोग गए हैं, लाइक मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे पास ज्यादा जो COP30 के अंदर गए हैं वो हमारे पास पंजाब हुकूमत की तरफ से गए हैं। एंड पंजाब हुकूमत की तरफ से फिर जो हमारे पास इसकी रहनुमाई कर रहे थे COP30 के अंदर, तो वो कर रही थी आपकी पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, पंजाब EPD। तो पंजाब EPD फिर इसको प्रॉपर्ली लागू करवाएगा पूरे के पूरे पंजाब सूबे के अंदर। और फिर हमारे पास 4th पॉइंट आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क्स का। ये इसके अंदर हमारे पास वो मैकेनिज्म्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे होते हैं कि जिसके थ्रू आप बताते हो कि आपका जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से आप मॉनिटर कर रहे हो। अच्छा, आप उसको अपनी जो प्रोग्रेस है उसको किस तरीके से मेजर तो आप कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आपका रिपोर्टिंग का जो कह लें मैकेनिज्म है वो रोबस्ट है, वो ट्रांसपेरेंट है आया या नहीं। फिर इसके अंदर जो आपकी रिपोर्टिंग करने वाले बॉडीज हैं, अगर तो वो प्रॉपरली इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी वो अकाउंटेबल है या नहीं, आर दे टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसके अंदर कोई भी हमारे पास टेम्परिंग नहीं हुई, तो इस चीज को भी आप देखते हो। एंड फिर आप इसको पार्टिसिपेटिंग बॉडीज से रिव्यू भी करवाते हो। जब आपको एक पब्लिश करनी होती है, एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है UNFCCC को, UNCBD को या UNCCD को, सो बेसिकली आपका एम ये होता है कि आप इसको, जितने भी आपकी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेटिंग बॉडीज हैं, आप उनसे रिव्यू करवाओ। एंड आप जब उनसे ये रिव्यू करवा लेते हो तब जाकर आप इसको पब्लिश करवाते हो, या आप कह रहे हैं इसको सबमिट करवाते हो टू ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, जिसके अंदर आप बताते हो कि ये हमने प्रोजेक्ट किया है 1 साल के अंदर पिछले, एंड ये इसके प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एंड हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से आपके लेट्स सपोज एडेप्टेशन या मिटिगेशन के सेक्टर के अंदर अपना रोल अदा कर रहा था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम क्रॉस कटिंग थीम्स के अंदर बात करें, तो क्रॉस कटिंग थीम्स के अंदर हम लोग बहुत सारे थीमेटिक एरियाज को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करवाते हैं। एंड इसका मकसद ये होता है कि हम लोग एक दूसरे से इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट थीम्स को। फॉर एग्जांपल, हम फाइनेंस को कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ लिंकअप करवा देंगे, हम कैपेसिटी बिल्डिंग को सोशल इक्विटी के साथ लिंकअप करवा देंगे, या हम सोशल इक्विटी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लिंकअप करवा देंगे। मतलब कि हम लोग इसके अंदर डिफरेंट थीम्स को, जो कि COP का
डायरेक्टली पार्ट तो नहीं है, इनडायरेक्टली पार्ट है, लेकिन दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल। हम उनको एक दूसरे के साथ आप कह ले लिंक करवा देते हैं। अब अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो इसके अंदर हमारे पास एक और चीज आ जाती है, लेकिन लेट मी जस्ट वंस अगेन सेंड द लिंक इन द ग्रुप, ताकि अगर कोई हमारे पास स्टूडेंट नहीं है वो इसको प्रॉपर्ली ज्वाइन कर लें। जस्ट अ मिनट गाइस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, ताकि आप इसको प्रॉपर्ली ज्वाइन कर सकें। kindly join and here is the link of the group. So okay, अब अगर हम मजीद बात करें तो इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। लेट मी जस्ट चेंज द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस इन द ब्लू जोन। हम लोगों ने कल बात की थी कि ब्लू जोन किस तरीके से ऑपरेट होता है, एंड ब्लू जोन की ऑपरेशनल ऑपरेट होने के साथ साथ हम लोग ग्रीन जोन के अंदर भी बात कर रहे थे कि ग्रीन जोन के अंदर हम लोग बेसिकली देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास डिफरेंट उस सिटी की, उस कंट्री की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, क्या उनके पास उनकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है उस होस्ट कंट्री की, उसका बिजनेस सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। और ग्रीन जोन के अंदर हमारे पास बेसिकली आपका इन्वेस्टर्स होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जहां से आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं। और ग्रीन जोन का आपको प्रॉपर्ली पास हर एक तरीके से उस होस्ट कंट्री के पर्सन को होता है। बेसिकली लोकल्स को ग्रीन जोन फ्री है, लोकल उसके अंदर आ भी सकते हैं, उसके अंदर जा भी सकते हैं। एंड आपको जाने के लिए ग्रीन जोन को एक्सेस करने के लिए आपको अपने फोन के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, एंड फिर आप जा सकते हो। ब्लू जोन का पास या ब्लू जोन के अंदर जाना एक तरीके से आसान नहीं होता, एंड ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो कि कंट्रीज की गवर्नमेंट्स से के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या एक तरीके से अगर आपको आपका कंट्री अलाउ करता है कि यू कैन रिप्रेजेंट अस, तो वो आपका नेम UNFCCC, UNCBD या UNCCD को भेजेंगे, एंड देन वो एक तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे, एंड देन फिर आपको बैज अलॉट होगा ब्लू जोन का। या फिर आप पार्टी डेलीगेट के तौर पे तो नहीं जा सकते, फिर आप जाते हो एज ए फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वर डेलीगेट के तौर पे, जिसके अंदर आप बाहर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या पाकिस्तान की वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि यूनाइटेड नेशन की उस एजेंसी के साथ एक्रीडेटेड है या रजिस्टर्ड है, आप उनको कांटेक्ट करते हैं, आप उनको ईमेल करते हैं, एंड देन वो आपको एक तरीके से ब्लू जोन का एक्सेस देते हैं, एंड आप ब्लू जोन के अंदर जा सकते हैं विद देयर हेल्प। विदाउट देयर हेल्प यू कैन नॉट बी अ पार्ट, यू कैन नॉट गो टू द ब्लू जोन। तो ये चीज है। अब अगर हम बात करें कि ब्लू जोन के अंदर हमारे पास होते क्या क्या है, तो ब्लू जोन के अंदर बेसिकली हमारे पास एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ आप कह लें वो लिंक अप भी कर रहा होता है, वो अपने प्रोजेक्ट्स को भी मुतारिफ करवा रहा होता है, एंड वो अपने प्रोजेक्ट्स को मुतारिफ करवाने के साथ साथ वो दूसरे कंट्री के साथ अपने नए नए से नए प्रोजेक्ट्स भी बना रहा होता है। एंड फिर दूसरे एक और ब्लू जोन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास हाई लेवल सेगमेंट्स भी होते हैं। ब्लू जोन के अंदर हमारे पास हाई लेवल सेगमेंट्स के अलावा हमारे पास ब्लू जोन के अंदर उसी कंट्री की तरफ से जो हमारे पास न्यू से न्यू प्रोजेक्ट्स आने होते हैं, हम उनको भी डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड ब्लू जोन के अंदर हमारे पास जो दो कंट्रीज होते हैं, अगर उन्होंने स्पेशली कोई प्रोजेक्ट करना होता है जिसको वो मीडिया के अंदर अभी नहीं पब्लिश करना चाहते, वो भी आप कह लें विदाउट एनी मीडिया या विदाउट लेटिंग एनी पर्सन जो कि ऑब्जर्वर डेलीगेट है एंटर इनटू दैट पर्सन, वो आप कह लें रूम, वो दो नेशनल गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। अब अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि हाई लेवल सेगमेंट होता क्या है या हाई लेवल सेगमेंट है क्या, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हम लोग टोटल 7 चीजों को के ऊपर बात कर रहे होते हैं। हर कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पास एक हाई लेवल सेगमेंट होता है। अब वो हाई लेवल सेगमेंट 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, 4 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, वो उस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक हाई लेवल सेगमेंट के अंदर एक एजेंडा आइटम होता है उस कॉन्फ्रेंस का, एंड उसका मकसद ये होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके पार्टीज को, ग्रुप्स को, कि वो डिलीवर कर सके अपने नेशनल या नेगोशिएटिंग ग्रुप स्टेटमेंट्स को। फिर उसका मकसद ये होता है कि वो एग्रीमेंट को फैसिलिटेट कर सके जो कि मेजर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर है, चाहे वो ट्रांस बाउंड्री हो, चाहे वो नेशनल इश्यूज हो। फिर उसका मकसद ये होता है कि वो पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके इश्यूज को रेज करके और अपनी प्रायोरिटीज को बताकर,
दूसरे कंट्री के सामने या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने। फिर उसका मकसद ये होता है कि वो अवेयरनेस को रेज कर सके, वो स्ट्रेटेजी बता सके होस्ट कंट्री की, मिनिस्ट्री की, या उस अपने कंट्री के हेड ऑफ स्टेट की, कि हमारे हम कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम ये चीज कर सकते हैं, एंड लेट्स जस्ट ज्वाइन द हैंड्स एंड मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसके बाद फिर वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यूएनएफसीसीसी की प्रोसेसेस के साथ सपोर्ट को, एंड वो इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल मोमेंटम हमारा बरकरार रहे। एंड फिर कुछ हाई लेवल सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास मीडिया कवरेज होती है, एंड कुछ हाई लेवल सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास मीडिया कवरेज नहीं होती। एंड जो हमारे पास जिन हाई लेवल सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास मीडिया कवरेज नहीं होती, उन सेगमेंट्स के अंदर मीडिया कवरेज हमारे पास कॉप के बाद पब्लिश होती है, या कॉप के बाद जाकर मीडिया आर्टिकल्स पब्लिश करती हैं कि इस हमारे पास हाई लेवल सेगमेंट के अंदर हमारे पास ये चीज हुई थी। एंड बहुत सारे लोगों को इस बाद में जाके पता चलता है। एंड फिर हमारे पास एक और चीज होती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, मिनिस्टर्स को हम लोग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बायलैटरल डिस्कशंस को के अंदर एक दूसरे के साथ एंगेज हो सकें, एंड एक दूसरे को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि आप नेटवर्किंग कर सको और आप कम्युनिकेट कर सको। बहुत सारे मिनिस्टर्स के दरमियान में होता है। और हाई लेवल सेगमेंट के अंदर आपके पास कौन कौन से लोग आ सकते हैं? हाई लेवल सेगमेंट्स के अंदर आपके पास आ सकते हैं मिनिस्टर्स, आपके अदर हेड ऑफ डेलीगेशंस, आपके पास आ सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, इसके अंदर आ सकते हैं आपकी हेड ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट वगैरह जो आपके होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं आपके पास। और हाई लेवल सेगमेंट्स के अंदर आपके पास यूनाइटेड नेशंस के सीनियर साइंटिस्ट भी आ सकते हैं, जिनके पास एक तरीके से 35-40 साल का एक्सपीरियंस होता है। एंड लाइक दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट पॉलिसीज, ताकि आप अपने कंट्री के अंदर यूएनएफसीसीसी के प्रोसेसेस की इज्जत करते हुए, यूएनएफसीसीसी के फ्रेमवर्क की इज्जत करते हुए उस प्रॉपर्ली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सको। ये चीज है एक हाई लेवल सेगमेंट के अंदर। एंड जो हमारे पास एक तरीके से हाई लेवल सेगमेंट्स होते हैं, उनके अंदर होस्ट कंट्री इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट के अंदर क्लोजली काम कर रहा होता है, एंड वो कॉन्फ्रेंस के अफेयर्स के अंदर प्रॉपरली आप कहने बारीकी से देख रहा होता है, ताकि हमारे पास वो अपने पोर्टल के ऊपर जो उन्होंने उन डेलीगेट्स को दिया होता है, वो उसके अंदर भी मेंशन करते चले जाएं, और अपने पोर्टल को भी अप टू डेट रखें कि हाँ ये चीज हो चुकी है, इसका ये हमारे पास समरी है, एंड यू कैन चेक दिस थिंग ऑन द पोर्टल जो वो अपने डेलीगेट्स को देते हैं ब्लू जोन के। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास आता है कि हमारे पास ये थीमेटिक एरियाज आते ही क्यों है कॉप्स के अंदर। हमारे पास एक कॉप विदाउट एनी थीमेटिक एरिया भी तो हो सकती है। तो उसका जवाब होता है कि नहीं, हमारे पास थीमेटिक एरियाज आते हैं इसलिए कि हम लोग ग्लोबल स्टॉक टेक की जो रिपोर्ट्स होती है हमारे पास, हम उसके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर सकें। हम उसके रिस्पॉन्स के रिकॉर्ड करने के साथ साथ जो हम लोग आगे आने वाले साल के अंदर अपना रिस्पॉन्सेस करना चाहते हैं, अपने एम्स को बताना चाहते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, हम उन एम्स को रिकॉर्ड करवाएं। फिर हम लोग ये बताएं कि पूरी दुनिया किस तरीके से क्लाइमेट एक्शन और सपोर्ट के लिए एक दूसरे के साथ खड़ी है। फिर एक तरीके से हम लोग एक और चीज बताएं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सके गैप्स को, कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, अगर हमने इसको प्रॉपर्ली डील करना है तो कहाँ पर हमारे पास आप कह लें डिफिकल्टी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, if we have to spread green education, if we have to spread environmental education या climate education, तो climate education को spread करने के लिए हमारे पास हर कंट्री के अंदर कहाँ गैप आ रहा है इन टर्म्स ऑफ टीचर्स हमारे पास ज्यादा नहीं है, गैप आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टूल किट्स नहीं है, हमारे पास गैप आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग एक तरीके से पुराने सिलेबस के साथ नहीं एंगेज कर सकते इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। हमें उनको एंगेज अगर करना है तो हमें उनको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के अंदर एंगेज करना पड़ेगा। एंड देन जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो थीमेटिक एरियाज होने चाहिए एक कॉप के अंदर, उसका रीजन ये होता है कि तमाम जितने भी हमारे पास एक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे पास स्टेट एक्टर्स हों, चाहे वो हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स हों, या जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉप से ताल्लुक रखते हैं, चाहे उन्होंने अटेंड की हो चाहे उन्होंने अटेंड ना की हो, वो एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में काम कर सकें ताकि वो 2030 के एजेंडा के ऊपर पूरा उतर सकें। एंड 2030 के एजेंडा के बाद भी जो हमारे पास नया फ्रेमवर्क आने वाला होता है वो उसको पूरे तरीके से अडॉप्ट कर सकें। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास आता है कि COP30 के अंदर एक्शन एजेंडास कौन से हैं।
तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कि COP30 या एक तरीके से जितने भी हमारे पास थीमेटिक एरियाज होते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो आपके प्रायोरिटी एक्शंस को, प्रायोरिटी एरियाज को, जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा काम करना चाहते हो, जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा अपने सोल्यूशंस को उजागर करवाना चाहते हो पूरी दुनिया के सामने, उनको आप दुनिया के सामने बताना चाहते हो, लाइक उनको आप प्रेजेंट करना चाहते हो एट एन इंटरनेशनल फोरम। एंड उनका मकसद ये होता है कि आप जब आप प्रेजेंट करना चाहते हो, जब आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो आप एक तरीके से, लेट मी जस्ट ऐड पर्सन, तो आप एक तरीके से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवा सको अपने प्रायोरिटी एक्शंस को या सॉल्यूशंस को। और इस साल जो हमारे पास COP30 हो रही है एंड उसका 1 वीक कंक्लूड हो चुका है, तो ये जो COP30 हमारे पास हो रही है ये 6 एक्शन एजेंडास के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एक्शन एजेंडा है वो है आपका एनर्जी, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। आपका सेकंड एक्शन एजेंडा जो है वो है आपका फॉरेस्ट्स, ओशंस एंड बायोडाइवर्सिटी। जो आपका आप कह लें थर्ड एक्शन एजेंडा है, उसमें आपके पास आ जाते हैं आपके एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम, जिसके अंदर सिटीज। फोर्थ एक्शन एजेंडा के अंदर आपका सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर आ जाता है। फिफ्थ के अंदर आपका ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। एंड सिक्स्थ के अंदर, जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी, क्रॉस कटिंग इश्यूज, हम उसके ऊपर बात करते हैं। एंड ये जो हमारे पास एक्शन एजेंडाज आते हैं, ये हर एक्शन एजेंडा के ऊपर 2 दिन आपको दिए जाते हैं। आप 2 दिन के ऊपर बात कर सकते हो उनके ऊपर। एंड मैं आपको कैलेंडर भी आगे दिखाऊंगा अगली स्लाइड के अंदर, आने वाली स्लाइड्स के अंदर, तो फिर आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। ये है वो कैलेंडर COP30 का, COP30 की एक्शन एजेंडा, जिसके अंदर राइट नाउ इट इज 16th of November, संडे छुट्टी का दिन है। एंड लेकिन वहां पर छुट्टी का दिन नहीं है, क्योंकि वहां पर जितने भी अभी हमारे पास फर्स्ट वीक के अंदर टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए हैं, वो मकसद ये है कि अब वो टेक्निकल सॉल्यूशंस एक तरीके से हम लोग हमारे मिनिस्टोरियल बॉडी की तरफ भेजें, ताकि वो मिनिस्टोरियल बॉडी आपको प्रॉपरली एक तरीके से पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की फॉर्म में, पॉलिसीज की फॉर्म में अगले हफ्ते के अंदर यूएन के प्लेनरी सेशन के अंदर उन सॉल्यूशंस को पूरी दुनिया के सामने बता सके, यूएन के चेयर को बता सके, कॉप के चेयर को बता सके। एंड वो पॉलिसी आपकी इस कमिंग साल के एजेंडा के अंदर, इस कमिंग साल के एम का पार्ट बन जाए, तो ये मकसद होता है। एंड मैं बस वैसे बता दूं तो जो ये तमाम आपके थीमेटिक एरियाज हैं, इन तमाम थीमेटिक एरियाज के अंदर आप अपने एक तरीके से प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपका मशवरा ये होगा कि जस्ट क्योंकि ये हमारे पास 30 से ज़्यादा आप कह लें थीमेटिक एरियाज हैं, इन 30 से ज़्यादा थीमेटिक एरियाज के अंदर आप एक तरीके से लेट्स सपोज 3 to 4 थीमेटिक एरियाज को चूज कर लें। एंड इन 3 to 4 थीमेटिक एरियाज के अंदर जस्ट गिव योर ऑल। इट कैन बी एनीथिंग, यू हैव टू गिव योर ऑल। 10% दे दें कि कल को इफ a person or your national government nominates you to go there, तो तब जाकर आप किसी ना किसी एक थीमेटिक एरिया के ऊपर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। फॉर मी राइट नाउ माय थीमेटिक एरियाज आर मोस्टली बेस्ड ऑन एनर्जी सेक्टर। एनर्जी हो गया, कार्बन मार्केट्स हो गया, या फाइनेंस सेक्टर हो गया, तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस एज वेल। तो ये चीज़ है, फोकस करें एंड इट विल बी द बेस्ट फॉर यू। एंड फ्राइडे को हमारी COP30 खत्म हो जाएगी, जो कि हमारा 4th सेशन होगा फ्राइडे को। एंड उसके बाद फिर हम लोग बात प्लान करना स्टार्ट करेंगे SB63 को। फिर हम लोग बात करना प्लान करना स्टार्ट करेंगे अगले साल के अंदर आने वाली UNCBD की COP17 को, जो कि अर्मीनिया में होगी। UNFCCC की COP31 को, जो कि तुर्की, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी में होगी। एंड UNCBD की COP17 को, जो कि मंगोलिया उलन बतर में होगी। तो ये चीज़ है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 थिंग्स अबाउट COP30 की जो अभी हमारे पास या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकती हैं, एंड दीज विल बी गुड फॉर यू फॉर द होल like world. COP is the cornerstone of global climate action. Global climate action GCA के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसके अंदर वो कंसीडर करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारे पास एक ग्लोबल चैलेंज है, जिसके ऊपर हमारी ग्लोबल एक्शन रिक्वायर है। एंड UNFCCC के फ्रेमवर्क के अंदर इन 198 कंट्रीज को हर साल आना चाहिए। एंड वो इस COP के अंदर आकर अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकते हैं एंड एग्री कर सकते हैं कि कौन कौन से
अगले आने वाले साल के अंदर आप कलेक्टिव स्टेप्स ले सकते हो। इस COP30 के अंदर जो कॉर्नरस्टोन की COP बना है, उसके अंदर डिस्कशंस ये हो रही हैं कि फॉरेस्ट को किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस को किस तरीके से हम लोग मजबूत बना सकते हैं, और क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन्स को किस तरीके से हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो है सेकंड पॉइंट वो ये है कि COP हैज ब्रॉट 30 years ऑफ रियल रिजल्ट्स। ये हमारे पास स्टार्ट हुई थी एक तरीके से 1992 के समिट से, रियो डी जेनेरो के अंदर जो हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास 154 स्टेट्स ने साइन किया था UNFCCC का फ्रेमवर्क को। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उस वक्त गवर्नमेंट्स ने एग्री किया था कि हम लोग एक दूसरे के साथ काम करेंगे ताकि GHGs एमिशन जो है, GHG की जो लेवल एटमॉस्फेयर के अंदर राइज करें, हम उनको लिमिटिसाइज करें। एंड फर्स्ट COP जो हमारे पास हुई थी 1995 के अंदर बर्लिन के अंदर। और फिर हमारे पास जो लैंडमार्क एग्रीमेंट्स हुए हैं इन 30 सालों की हिस्ट्री के अंदर, वो था 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके अंदर ये पहली ऐसी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी जिसके अंदर एमिशंस को कहा गया था कि आप रिड्यूस करोगे, और वो जो एमिशन रिडक्शन टारगेट्स थे वो थे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। एंड फिर क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो अप करते हुए, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल हमारे पास पेरेंट प्रोटोकॉल था, पेरेंट ट्रीटी थी, 2015 के अंदर हमारे पास उसकी डॉटर एग्रीमेंट आया था, डॉट ट्रीटी आई थी, जो कि था, नाम था उसका पेरिस एग्रीमेंट। एंड तमाम पार्टीज को ये कहा गया था इस वक्त कि आप अपना वार्मिंग का जो टेम्परेचर है उसको लिमिटिसाइज करो 2 डिग्री सेल्सियस के अंडर। एंड जो आइडियल टेम्परेचर आप लिमिटिसाइज करना चाहते हो वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, although we have crossed 2 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑफिशियली हम लोग इन 3-4 आगे आने वाले सालों में 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर लेंगे, ये हमारे पास एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अंदर बता चुके हैं हम लोग। एंड फिर ये है कि क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज बॉर्न एट COP21 एंड इट्स वर्किंग। पेरिस एग्रीमेंट को पूरे 10 साल हो चुकी हैं, एक डेकेड गुजर चुका है, उसकी एक 10th ईयर एनिवर्सरी मनाई जा रही है इस COP के अंदर। एंड जिसके अंदर फिर यही कहा गया था कि हम लोग परस्यू करेंगे अपनी एफर्ट्स को ताकि GHG एमिशन हमारे पास रिड्यूस हो सके, एंड हम लोग अपने पूरे ग्लोब का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज ना करें टिल द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, 21वीं सदी के एंड तक। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो जो फोर्थ पॉइंट था वो था कि फेयरनेस इज बिल्ट इनटू द COP प्रोसेस, कि ये जो क्लाइमेट चेंज है वो अफेक्ट करता है हर पर्सन को, इक्वली नहीं करता, हर पर्सन को इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन को इफेक्ट ज्यादा कर सकता है, बच्चों को इफेक्ट ज्यादा कर सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन को इफेक्ट ज्यादा कर सकता है, किसान को इफेक्ट कर सकता है। तो इट कैन अफेक्ट एनी पर्सन बी इट ऑफ एनी रेस और जेंडर। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें एक तरीके से तमाम लोगों के लिए सेम रिसोर्सेज उनको देने पड़ेंगे, उनकी डीलिंग करनी पड़ेगी। एंड क्लाइमेट फाइनेंस की है, क्लाइमेट फाइनेंस का सोल्यूशन है। एंड COP29 के अंदर कंट्रीज ने एग्री किया था कि हम लोग ट्रिपल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, $100 बिलियन देंगे हम पर साल, पर ईयर। एंड फिर वो बाकू टू बेलिम रोड मैप बनाया गया था। लाइक पहले वो नाम था बाकू टू बेलिम रोड मैप, COP29 तक, फिर COP30 के लिए वो बनाया गया था फ्रॉम बेलिम बाकू टू बेलिम टू 1.3T। एंड फिर ये कहा गया था, जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि इस COP के अंदर हमारे पास यूरोप जो है, यूरोपियन रीजन जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो ड्राइव करेगा एम्बिशन ग्लोबल स्टेज के ऊपर। यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि हम लोग एक तरीके से वर्ल्ड के मोस्ट कमिटेड क्लाइमेट एक्टर्स बनेंगे। हम लोग अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 1990 से लेकर अब तक, लाइक 1990 के लेवल से का जो हमारे पास लेवल था, टिल नाउ हमने उसको 37% रिड्यूस कर चुके हैं। एंड हम लोगों ने 2024 के अंदर 2.5% का ड्रॉप मजीद देखा था। एंड हमारी इकोनॉमी जो है इसके साथ साथ इंक्रीज कर चुकी है, ग्रो कर चुकी है 71%, ये यूनाइटेड नेशंस का कहना है। एंड उनने यूरोपियन यूनियन का कहना है। एंड यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि हम लोग एमिशन को रिड्यूस कर लेंगे 2030 तक अराउंड 55%। एंड हम ऐसे पहले कॉन्टिनेंट बन जाएंगे जो कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जा रहा है, जो कि क्लाइमेट न्यूट्रल बन जाएगा 2050 तक। तो ये उनका एक मकसद है। एंड दिस इज इट। COP हमारे पास एक ग्लोबल क्लाइमेट अपॉर्चुनिटी होती है। यू शुड बी लाइक रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। ये हमारे पास वो सेंट्रल पीस होता है इंटरनेशनल क्लाइमेट डिप्लोमेसी का, जहाँ पे पूरी दुनिया आती है, पूरी दुनिया आपस में आकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही होती है, एक दूसरे के साथ आप कहने एग्रीमेंट्स कर रही होती है, ताकि वो एक कंसेंसस को फाइंड कर सकें कि किस तरीके से उन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ अपने सॉल्यूशंस को बताना है, अपने सॉल्यूशंस को वो डिवाइस करना है, एंड उन सॉल्यूशंस को के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल आउट करना है। सो दिस इज it. If we move to the next slide, I guess I would like to say thank you so much for joining
today, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दूं तो right now I am here in China. I am right now pursuing my masters in environmental science and engineering at one of the most prestigious universities, जो कि चाइना की C9 लीग का पार्ट है. जिस तरीके से हमारे पास यूएस के अंदर आईवी लीग होती है, उसी तरीके से चाइना के अंदर हमारे पास C9 लीग है. तो दिस इज इट. Right now I am pursuing my masters, so make a plan for yourself. Choose your top 3 or 4 domains जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं, and then you will be, having a progress. You will be skyrocketing. And you can connect with me on LinkedIn. You can connect with me on my Gmail. You can have my Gmail as well. If you have any difficulty, you can just drop me a mail. Thank you so much for joining today. And now I really look forward to your questions. अगर आप पूछना चाहते हैं UNFCCC के डोमेन के अंदर या UNCCD के डोमेन के अंदर, UNCBD के डोमेन में भी पूछ सकते हैं, बट आई विल नॉट बी हैविंग दैट मच नॉलेज राइट नाउ, क्योंकि मैंने UNCBD की डोमेन UNCBD का फॉलो नहीं किया था. लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि राइट नाउ उन्होंने जो हमारे पास लेटेस्ट UNCBD का काम हो रहा था, वो ये हो रहा था कि उन्होंने $400 मिलियन देने का वादा किया था पूरी दुनिया को, कि हम लोग आपको $400 मिलियन देंगे हर साल, ताकि आप अपने ग्लोबल जो आपकी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है आप उसको कंजर्व कर सको. और फिर ये कहा गया था कल ही, जो उनका शहर है कोलंबिया का, वो ये कहा गया था कि हम उसको मजीद $100 मिलियन देंगे, ताकि जो काली शहर जो है कोलंबिया के अंदर, जहाँ पे उसकी डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा खतरा है, वो उस डाइवर्सिटी को प्रॉपर्ली प्रिजर्व कर सके. एंड दिस इज इट. मैं यूएनसीबीडी के बारे में कहूँ तो ये कहा गया था कि यूएनसीबीडी में लास्ट ईयर ये कहा गया था कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, सिड्स, हम उनको $1 मिलियन दिया करेंगे पर ईयर, ताकि नहीं, अराउंड या $1 मिलियन, if I'm not wrong, it's either $1 मिलियन और $10 मिलियन हम उनको सालाना दिया करेंगे, ताकि वो अपने कंट्री को प्रॉपरली लैंड डिग्रेडेशन से बचा सकें या डेजर्टिफिकेशन से बचा सकें, एंड वो ड्राउट रेजिलिएंट बन जाएं. एंड यूएनसीसीडी के अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा था ड्राउट रेजिलिएंट के ऊपर. ड्राउट रेजिलियंस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट के साथ श्रीलंकन हुकूमत उस वक्त पिछले साल. So now I look forward to your questions. Team, if you will be having any question, you can ask. And if there will be any questions, please team, आप लोग एक तरीके से एक और पेज पे नोट डाउन करते रहिएगा इनके सवालात, and then it will be good for us as well. So if you have any questions, just feel free to raise your hand and open your mic. You can ask the question, or otherwise you can just type your question in the chat box. अगर आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं फॉर UNFCCC की कॉप के लिए एज एन ऑब्जर्वर डेलीगेट, तो यू कैन कॉन्टेक्ट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एज वेल. कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी हमारे पास UN एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दे यूजुअली गिव द ऑब्जर्वर बैजेस. लेकिन मेरा मशवरा यही होगा आपको कि आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाइएगा. इट्स गुड कि आप कॉमसेट्स को रिप्रेजेंट कर दें, बट it is also good if you have some international networking as well in an international organization. ये मेरा मशवरा है, क्योंकि when I went to UNCCD COP 16, तो I contacted an international organization. क्या किसी का कोई सवाल नहीं है या किसी को समझ नहीं आई थीमेटिक प्रोसेसेस की? I know it seems to be a bit difficult, लेकिन थीमेटिक प्रोसेसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएशंस इन्वॉल्व होती हैं. इनको समझने के लिए मेरा मशवरा यही होता है आप लोगों को, मेरा मशवरा यही है आप लोगों के लिए कि किसी भी टॉप 3 या 4 डोमेन्स को पकड़ लें इन्हीं थीमेटिक प्रोसेसेस के. मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इफ़ यू हैवंट टेकन द स्क्रीनशॉट, तो इन दोबारा टॉप 3 या 4
आप कह लें थीमेटिक एरिया सब आप ग्रैब कर लें, उसके ऊपर जो जो आपको आर्टिकल मिलता है उसको पढ़ें, उसके ऊपर अपना क्रिटिकल एनालिसिस लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करें कि अब क्या हो सकता है, किस तरीके से डिफरेंट नेशंस इसके ऊपर काम कर सकती हैं, एंड देन इट विल बी गुड फॉर यू. लाइक इफ यू वांट टू हैव योर नॉलेज being developed on the climate change and health sector, आप हेल्थ के ऊपर पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स को जो इस साल कॉप के अंदर हुए हैं. शायद हमारे पास एक डिक्लेरेशन भी पास हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद हमारे पास एक प्रोजेक्ट पास हुआ है. मैं क्योंकि देख रहा था एक लिंक्डइन के ऊपर मेरे पास से एक पोस्ट गुजरी थी. तो ये चीज़ है. ग्रीन जॉब्स के अंदर आप देख सकते हैं जो जॉब सेक्टर्स है. अगर आप देखना चाहते हैं एक नई चीज, तो इस साल कॉप के अंदर हमारे पास दो नई चीजें आई थी. एक था हमारे पास इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी का, और जो दूसरी चीज है वो हमारे पास है ग्लोबल एथिकल स्टॉक टेक, जो कि दोनों नई चीजें हैं. इन दोनों नई चीजों को मैंने फॉलो कर लिया था. आई फॉलोड देम एंड आई हैव स्टडीड देम एंड इट्स क्वाइट गुड. इट्स रियली रियली गुड. आई विल हाईली एडवाइज यू कि आप लोग ये चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि ये न्यूली हमारे पास चीज़ें हैं. ग्लोबल एथिकल स्टॉक है और ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी. सॉरी, इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी के अंदर ये है कि बेसिकली उन्होंने कहा है कि हम लोग किसी भी कंट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाएं, इन शॉर्ट. एंड हम लोग एक तरीके से ब्राज़ीलियन हुकूमत ने $1 million एज एन इनिशियल फंड. Let me just a minute. Wait a minute. I just wrote it down somewhere. Just a minute. Where was it? Just a minute. Just a minute. Where I wrote it down. ब्राजीलियन हुकूमत ने इनिशियल फंडिंग जो दी थी वो दी थी $1 million की इस पूरे के पूरे ग्लोबल फंड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर, जो लॉन्च हुआ था हमारे पास जून 2025 के अंदर. टिल नाउ इस कॉप के अंदर 447 प्रपोजल्स उनके पास आए थे एंड मोर देन 100 कंट्रीज की तरफ से. एंड ये कहा गया था कि इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट्स को फैलाएंगे. एंड ब्राजीलियन हुकूमत ने $1 million दिए थे. एंड ग्लोबल एथिकल स्टॉक टेक के अंदर बेसिकली बात की गई थी कि हम लोग एक तरीके से तमाम लोगों को इंक्लूड करेंगे. नो वन विल बी लिविंग बिहाइंड. हम लोग इसके अंदर इक्विटी को फैलाएंगे, इक्वालिटी को फैलाएंगे. एंड इन द अपकमिंग कॉप्स हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हर कंट्री से प्रॉपर नुमाइंदगी हो कॉप्स के अंदर. ये है ग्लोबल एथिकल स्टॉक टेक का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन. चिल्ड्रन एंड यूथ को आप शायद फॉलो कर रहे होंगे तो जरूर करिएगा. ये हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. कार्बन मार्केट्स इनोवेटिव है, और जिस तरीके से आपको बताया था कि डॉक्टर नज़ाकत ने कि वो फॉलो करें कार्बन मार्केट्स को, तो कार्बन मार्केट्स के अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं. इसके अलावा आप कहाँ पे काम कर सकते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी इज अ गुड थिंग. वेस्ट सेक्टर इज अ गुड थिंग, क्योंकि कॉप से जस्ट 2.5 हफ्ते पहले हमारे पास जीरो वेस्ट फोरम हुआ था तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई थी एंड दे रियली पिच्ड कि हम लोग किस तरीके से जीरो वेस्ट की तरफ जा सकते हैं. वाटर के ऊपर आप जा सकते हैं. वाटर के अंदर आप लोग देख सकते हैं वॉश सेक्टर को, या आप ये देख सकते हैं कि वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट किस तरीके से कर रहे हैं. आप सिटीज़ के अंदर देख सकते हैं. सिटीज़ इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. सिटीज़ के अंदर बेसिकली दे आर इंट्रोड्यूसिंग किस तरीके से हम लोगों ने ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रॉपर्टी फरोग देना है. फाइनेंसिंग के अंदर वही लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर बात होगी. और क्या है, वुमेन एंड जेंडर के अंदर आप जा सकते हैं. इट्स अ रियली गुड टॉपिक. एंड इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास एक और चीज़ है जो कि फॉलो अप हो रही है पाकिस्तान के अंदर. देयर आर ओनली अ फ्यू एकेडेमिया के लोग जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं. वुमेन एंड जेंडर के अंदर हम लोग देख रहे हैं डोमेस्टिक, नो सॉरी, इट्स नॉट डोमेस्टिक, इट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो कि लिंक अप हो रही है क्लाइमेट चेंज के साथ. एंड एकेडेमिया के अंदर इसके अंदर कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं. मुझे याद पड़ता है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास जो अभी करंट HOD हैं जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट की, एंड आई एम होपिंग कि अभी वो चेंज नहीं हुई. शी इज़ अ फीमेल. उनका नाम मुझे नहीं आता, बट आई गॉट टू नो कि उनके पेपर्स काफ़ी पब्लिश्ड हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, और उन्होंने लिंक किया हुआ है जेंडर बेस्ड वायलेंस को क्लाइमेट चेंज के साथ. तो अगर तो उनका नाम आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से. सो यू कैन जस्ट गो सर्च ऑन गूगल स्कॉलर हर नेम, एंड देन यू कैन रीड हर पेपर्स दैट लिंक अप क्लाइमेट चेंज विद जेंडर बेस्ड वायलेंस. आप ओशंस के अंदर देख सकते हैं. यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस होती है हमारे पास, जो कि अब 2027 के अंदर होगी, एंड वो होगी
रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर, इसी कंट्री के अंदर, लेकिन 2027 के अंदर। एंड उसके लिए भी हमारे पास काम स्टार्ट हो चुका है। फॉरेस्ट को देख सकते हैं आप, फॉरेस्ट के अंदर आप फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। IUCN है, रेड प्लस है, REDD+। सो दिस इज इट। आप सेसवी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सेसवी CESVI, ये हमारे पास यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसका ऑफिस पाकिस्तान में भी है, रेड प्लस का भी ऑफिस पाकिस्तान में है, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट दीज थिंग्स। So this is it from my side. मिस हिफ्जा कह रही हैं कि have we crossed the 1.5 degree centigrade threshold in the permanent sense, or are we just seeing temporary breaches in individual areas? आपको मैं वर्ल्ड वाइड बताता चलूँ तो मैं आपको यही एक और चीज़ बताया था। मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि लेट मी जस्ट टेल यू, हाँ, देयर इज अ न्यू रिपोर्ट दैट इज हैज बीन पब्लिश्ड, जो कि लिखी हुई थी, उसका नाम है ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट। ये इसी साल आई है, इन COP30 के जस्ट कुछ दिन पहले आई है। इस ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट में ये कहा गया, मैं आपको प्रॉपर इसके वर्ड्स बता देता हूँ, कि जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस हैं वो राइज कर रही हैं हर साल 1.1% के मार्कअप से, एंड ये टोटल आपको लेके जा रहा है टुवर्ड्स 38.1 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस एक साल के अंदर। अब जब हमारे पास 38.1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस होंगी एक साल के अंदर, तो मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करेगी 1.1% के अराउंड। अब ये जो 1.1% का जो अराउंड फिगर है, ये हमारे टेम्परेचर को एलिवेट करता चला जाएगा। एंड इसी रिपोर्ट के अंदर फिर वर्ल्ड बैंक का कहना ये है कि टेम्परेचर जो है वो आप 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज कर लोगे इन आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर, मैक्सिमम लाइक 2030 के अंदर आप देख लोगे कि 2030 के अंदर आप 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज कर लोगे पूरी दुनिया के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का तो जो हमारे पास अभी टेम्परेचर है वो गुजर चुका है, इट हैज बीन क्रॉस्ड। अगर मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दूं, तो पाकिस्तान के एग्जांपल के अंदर आई वाज रीडिंग अ डॉन आर्टिकल, एंड उसके अंदर मेंशन था, मुझे उन ऑथर का नेम भूल चुका है, सो सॉरी, बट उस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन था कि पाकिस्तान का जो अभी हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल था 2 डिग्री सेल्सियस का, वी हैव क्रॉस्ड इट। कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर होता है इंक्रीज का होने का, लाइक हाउ the average temperature of Pakistan is increasing, that is around 2.3 to 2.8 डिग्री सेल्सियस पर ईयर। हमारे पास ये वेरिएशंस देखी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि 2 डिग्री सेल्सियस का भी हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। एंड इन आगे आने वाले 4-5, चले लगा लें 10 सालों के अंदर, वी विल बी नियर द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ 3.3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पेरिस एग्रीमेंट का लास्ट थ्रेशोल्ड लेवल है। कि अगर आपने इसको भी क्रॉस कर लिया तो फिर तो हम गए, फिर ये पेरिस एग्रीमेंट फेल हो चुका है। तो ये चीज है। एंड आइडियली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पूरे कंट्रीज जो है, या पूरी की पूरी जो वर्ल्ड नेशंस है हमारे पास, वो क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज की तरफ ज्यादा फरोग दे देंगे, तो वी माइट नॉट क्रॉस द 1.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो फिर उसको उस तक भी पहुंचना, 1.5 डिग्री सेल्सियस के भी मार्कअप तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 15-20 साल लगेंगे। तो ये चीज है। मिस हिफ्जा, आपकी क्वेश्चन का आंसर, आई वुड हाईली सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग पढ़िएगा। मैं आपको दोबारा से नाम बता देता हूँ, कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। इट इज ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ये COP30 के जस्ट कुछ दिनों पहले आई थी। एंड इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्ली फॉसिल फ्यूल के एमिशंस के बारे में बात की थी, तो यू मे रीड इट एंड यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग। And yes, I would highly suggest you all to please, if you are reading anything, if you are reading any news on COP, make a notebook, prepare your notes on that notebook. It will help you a lot. मैं यही कर रहा हूँ। एंड अगर कुछ कभी कोई बात हो रही होती है, if like right now if you need to write some articles, so these type of information really will help you a lot, because it has references, it has information, and your research, your critical analysis, your logical thinking really depends on these figures, and it broadens your logical reasoning, जो कि आप अपने आर्टिकल्स के अंदर देते हैं अमूमन।
किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इसको आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कोई सवाल अभी है तो प्लीज आई वुड हाईली एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप सवाल पूछिए। टीम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो आस्क। आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं। Okay, I guess there is no question right now. Yeah, I guess there is no question. Okay, so looking forward to seeing you all, I guess, on Tuesday or Wednesday. मैं आप लोगों को एक टाइम बता दूंगा। Most probably it will be Wednesday, जिसके अंदर हम लोग COP30 की सिमुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे एंड हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। इट won't be that much long. Hardly it will be a 45 minutes session एंड उसके अंदर ये बात करेंगे कि किस तरीके से यूजुअली डेलीगेट्स बात करते हैं। लाइक अगर आपको पोजीशन पेपर बनाना पड़ता है या एक तरीके से एक पॉलिसी पेपर बनाना पड़ता है एक डिक्लेरेशन को पास ऑन करवाने के लिए, तो उसमें क्या चीज़ डू है एंड क्या चीज़ डोंट है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो दिस इज इट। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल ऑन वेंसडे। वेंसडे के अंदर जरूर आइएगा। इट विल बी अ रियली गुड इंफॉर्मेटिव सेशन एंड वेंसडे के बाद फिर हम आपसे डायरेक्टली मिलेंगे ऑन फ्राइडे फॉर और 4th ट्रेनिंग सेशन। तो खुदा हाफिज, शब बखैर, गुड नाइट एंड अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा खुदा ताला की हिफ्ज़ अमान के अंदर। एंड यस, COP30 के ऊपर प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, अपने आर्टिकल्स को पढ़िएगा। खुदा हाफिज, शब बखैर।